ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो प्यारे भैया और बहनों, इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने सिर्फ भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा था। अब हम विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में जो क्रांतियाँ हुई थी उसका अध्ययन करेंगे, जिससे प्रेरणा पा करके हमारे देश में भी क्रांतियाँ हुई और उसका परिणाम देश को स्वतंत्रता होने में मिला। तो आज हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण हुई, आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रांस में लुई 16वां ब्रूगो राजवंश का शासक, जो कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है, उस समय उसकी जो उम्र 20 वर्ष की होती है। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से होता है। जिस समय वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है, उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं होती है। आइए फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होने के क्या कारण थे। तो सबसे पहला आता है कि फ्रांस द्वारा अपने विश्व के कई देशों के साथ लंबे समय तक युद्ध लड़े थे, जिसके कारण उनके जो वित्तीय संसाधन थे वह नष्ट हो गए थे। दूसरा, वर्साय का जो विशाल महल था और जो राज दरबार था, उसकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। इसके कारण भी स्थिति खराब हो रही थी। तीसरा है अमेरिका के 13 उपनिवेश, जो कि इंग्लैंड, जो कि फ्रांस का और अमेरिका का साझा शत्रु था, उससे उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का सहयोग किया, जिससे 10 अरब लिरवे जो कि फ्रांस की 1774 तक ये मुद्रा रही थी, वह उसका 10 अरब लिरवे तो उसका कर्जा हो गया, और 2 अरब जो लिरवे था वह पहले का था, जिसके कारण 12 अरब लिरवे कर्ज फ्रांस पर हो गया था। जितने कर्जदाताओं ने सरकार को जो कर्ज दिया था, वह बदले में सरकार से 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। सरकार के पास यही नाकाफ़ी था। रोजाना के जो खर्चे थे, सेना का था, विश्वविद्यालयों का था, अन्य साजो सामान का था, वह भी बहुत ज़्यादा था, और केवल कर वृद्धि ही कर देना ये ही नाकाफ़ी था। लेकिन फ्रांस में जो कर है वो केवल तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा ही किया जाता था। स्टेट क्या था? तो फ्रांस में क्रांति होने से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत से अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। जिस प्रकार से भारत में समाज का जो 4 भागों का विभाजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक इसी प्रकार से फ्रांस में समाज को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग थे? पहला आता था प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग था। द्वितीय स्टेट, जिसमें कुलीन वर्ग के लोग थे। तृतीय स्टेट, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर। अब इसमें तृतीय स्टेट में 90% किसान थे, और केवल कर है वो तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा ही जिया जाता था। तृतीय स्टेट में से बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिसके पास ज़मीन का हक था। ज़मीन जो थी उसमें से 60% ज़मीनें थी वो कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास में थी। आम आदमी के पास ज़मीन जो शेष 40% ही थी। इसमें से भी जिनके पास ज़मीन थी, उसमें भी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे।
कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे? एक तो इस वर्ग के लोगों को राज्य को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, यानी कि करों से छूट थी। दूसरा, इन लोगों को किसानों से भी सामंती कर वसूल करने का भी अधिकार था। तो यहाँ के लोगों को बहुत सारे प्रकार के कर है वो देने पड़ते थे। केवल राज्य को ही कर नहीं देने पड़ते थे, धार्मिक क्षेत्र के कर भी यहाँ के लोगों को देने पड़ते थे। एक कर था टाइड, जो कि चर्च के द्वारा राज्य को दिया जाता था। वो कौन सा था? वो था टाइड, जो चर्च लेता था, धार्मिक कर था। दूसरा था टाइल, ये प्रत्यक्ष कर था जो राज्य को दिया जाता था। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के जो कर थे वो राज्य को दिए जाते थे। दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे नमक और तंबाकू है, इनके ऊपर भी इनको कर देने पड़ते थे। इसके साथ साथ कर से भी नहीं, बहुत सारे ऐसे कार्य वो अपने मालिकों के काम करने पड़ते थे निःशुल्क रूप से। कौन से? जैसे सेवा संबंधी कार्य, स्वामी के घर के संबंधित जितने भी प्रकार के जो कार्य थे, उसके खेत में काम करना था, सैनिक सेवाओं से संबंधित था, सड़क निर्माण से संबंधित था। सब प्रकार के कार्य यहाँ के लोगों को बिना मजदूरी के करने पड़ते थे। इसके कारण उनके सामने जीवन जीने का भी संघर्ष पैदा हो गया था। आइए, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रही जिसके कारण जीवन जीने का संघर्ष पैदा हो गया? तो देखा जाए कि 1715 में जहाँ फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, वो 1789 में बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जो मुख्य समस्या आ रही थी कि उत्पादन बहुत कम हो रहा था, जिसके कारण उत्पादन कम होने से जो मुख्य खाद्यान्न है उसकी कीमतों में वृद्धि हो रही थी, और जो लोग थे उनको मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही थी जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही थी। प्राकृतिक प्रकोप, सूखा या ओला हो जाता था, उस समय भी स्थितियां और खराब हो जाती थी। मजदूरों को मजदूरी वो मालिक के द्वारा तय की जाती थी, इसलिए मालिक हमेशा बहुत ही कम मजदूरी देते थे, जिसके कारण अमीर दिनों दिन अमीर होता जा रहा था और गरीब गरीब होता जा रहा था। लगातार कीमतों में वृद्धि होने के कारण जब अन्न का अभाव हो जाता था, कीमतें बढ़ जाती थी, खाद्यान्न के लिए दंगे होते थे, गरीब आदमी खरीद नहीं पड़ पाता था, जिसके कारण उनका शरीर कमज़ोर हो रहा था, बीमारियां ग्रसित हो रही थी, महामारी का रूप धारण कर रहा था, जिसके कारण मृतकों की जो संख्या है वह बढ़ रही थी। ये ऐसी एक जीविका संकट की स्थिति पैदा हो गई। जीविका संकट कैसे कहते हैं? ऐसे जो कम से कम साधन जिसके बलबूते पर जीवित रहा जा सकता है, वह भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहा जाएगा। तो इससे उबरने का जो माध्यम था वह इसी समाज में से पैदा हुआ, एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों के पास जो विशेषाधिकार थे उनको खत्म करने की कल्पना की। तो 18वीं शताब्दी में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। उसमें से जो व्यापारी वर्ग थे, जिन्होंने समुद्र पार व्यापार करके ऊनी और रेशमी वस्त्रों का आय प्राप्त की विदेशों के साथ, कुछ संपन्न लोगों को अपना सामान बेच करके, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी इसमें शामिल हुए जो प्रशासनिक सेवा में और वकील थे, जिनका भी सानिध्य इस प्रकार के लोगों को मिलता रहा। कुछ ऐसे जो दार्शनिक थे, जिन्होंने भी अपने विचारों से लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ते रहने का मार्गदर्शन किया, जिसमें जॉन लॉक, रूसो है, मोंतेस्क्यू है, जिन्होंने अपने विचारों के द्वारा लोगों को आगे प्रेरणा प्रदान की। ट्रू ट्रेडिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लॉक ने लिखी, जिसमें उन्होंने राजा के जो देवी अधिकार है और निरंकुश अधिकार है उनमें उनका खंडन किया। तो रूसो ने भी सामाजिक अनुबंध प्रस्ताव वाली एक ऐसी सरकार का समर्थन किया जो अमेरिकी उपनिवेशों से प्रेरित थी, जिसमें जनता और प्रतिनिधियों के बीच आपस में प्रस्तावों पर एक सरकार बने। मोंतेस्क्यू था, उन्होंने भी द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार में सत्ता का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में करने की बातचीत रखी।
और उनमें ये जो विचार थे वो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में या कॉफ़ी हाउसों में या लोगों की जहाँ कहीं भी गोष्ठियाँ होती थी वहाँ इस पर चर्चाएं होती थी। अनपढ़ लोग भी इसको पढ़ सके, जानकारी कर सके, इसके निमित्त इन पुस्तकों को और अखबारों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ करके लोगों के बीच में रखा जाता था। ऐसे ही समय में लुई 16वें के द्वारा जनता के करों में वृद्धि कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप जनता है वो इस प्रकार की क्रांति पर उतर हो जाती है। शेष हिस्सा हम वो आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं प्रश्नोत्तर। पहला है टाइल तथा टाइड कर कौन वसूल करता था? प्रथम व द्वितीय स्टेट के लोगों को कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे? तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति में किन दार्शनिकों का योगदान रहा? आज का पाठ बस यहीं तक। अगले पाठ का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।